चलिए आज हम लोग छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी में छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का विस्तार इस भूभाग में कहां से कहां तक है, और हम ये भी समझेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से कहां तक होकर और देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक होता है। ठीक है, मुख्यतः देखिएगा व्यापम और पीएससी के क्वेश्चंस के अंतर्गत अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप लगभग यहां से क्वेश्चन जो बन कर आते हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग इसको समझते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी के अंतर्गत अगर हम देखें हमारा अर्थ जो है, यहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने कुछ काल्पनिक रेखाओं खींचा या काल्पनिक रेखाएं की बात करते हैं हम लोग पहले, तो हम ये समझ पाते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रेंज पर, या फिर हम पहले अर्थ की बात कर लें थोड़ा सा, तो हम ये समझ पाते हैं यहाँ पर कि जो हमारा अर्थ है वो एक गोलीय अवस्था या सर्कल अवस्था में है। ठीक है, मेनली अगर हम यहाँ पर समझे तो हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो कुछ जियोड फॉर्म में है। ठीक है, कुछ इस तरीके के फॉर्म में है, जिसमें हमें ये राउंड या सर्कल फॉर्म में इसलिए दिख पाता है क्योंकि इस जगह पर ओशियन के कारण या पानी के कारण ये एक सर्कल बना लेता है, और जिसके कारण हम ये बोल पाते हैं कि जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी गोल हमें नजर आती है। अब हम ये देखना चाहते हैं यहाँ पर कि जो पृथ्वी है, ठीक है, इसमें यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया। ठीक है, और इसके मध्य जो खींची गई लाइन है, ठीक है, इसके बीच में जो एक खींची गई लाइन है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर कहलाता है। अब इस रेंज पर आप यहां पर इसको समझिएगा कि ये जो होता है पृथ्वी के कोर पार्ट से इसकी जो डिग्री बनती है वो 0 डिग्री की बनती है, इसलिए हम इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी पर इमेजिनरी लाइन खींची गई है उसमें जो दो लाइनें आपको मुख्यतः मिलती है वो है अक्षांश रेखा लैटिट्यूड लाइन और देशांतर रेखा है लॉन्गिट्यूड लाइन। तो इन दोनों रेखाओं के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है और इन्हीं से आपको ये पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखिएगा हम अक्षांश रेखाओं का विस्तार यहाँ पर कर रहे हैं। ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं और उसी प्रकार आपका यहाँ पर भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको बांटें तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि ये एक पूरा का पूरा गोला है। ठीक है, एक पूरा अर्थ गोला है, तो हम इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और सेम आपको नीचे की तरफ जो है दक्षिणी गोलार्ध मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब उसी तरीके से अब यहां पर हम इनके नंबर की काउंटिंग करते हैं कि अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है। मतलब अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा चुके हैं, पहले भी व्यापम में पूछे जा चुके हैं कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आप यहां पर समझिएगा कि अक्षांश रेखाओं का जो रेंज है, इस रेंज पर आप देखेंगे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं हमारी कुछ इस तरीके से खींची गई हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये हमें क्या बताती हैं या फिर इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, तो मुख्यतः आप याद रखिएगा कि अक्षांश रेखाओं से या लैटिट्यूड लाइन से हमें क्लाइमेट, जलवायु, ठीक है, टेम्परेचर, तापमान, ठीक है, इस तरीके से हमें नेचुरल थिंग्स पता चल पाते हैं यहां पर। ठीक है, तो अब अक्षांश रेखाओं की संख्या देखते हैं। यह है आपका 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री तक, और साउथ हेमिस्फीयर में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में आपके सेम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड देन 90। ठीक है, तो ये 90 डिग्री में, यानी कि अगर हम बोलें कि कुल लैटिट्यूड लाइन या अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो हमें यह पता चलेगा कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है हमारे पास ऊपर की तरफ 90 प्लस नीचे की तरफ 90
और -1 ये जो 0 डिग्री है इसको हम लोग 0 डिग्री या -1 के नाम से चलते हैं लेकर, ठीक है, क्योंकि यहीं से हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे -1 यानी ये होता है 179, ठीक है। कुल लैटिट्यूड लाइन जो है 179 होता है, ठीक है। इसके अलावा अब क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर देखना होगा कि अगर पूछा जाता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर एक पॉइंट मान लिया जाए, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को केवल एक पॉइंट मान लिया जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो तब के कंडीशंस में याद रखिएगा कि जब ऐसे कंडीशंस होंगे तो अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या बनकर आएगी, तो तब बनकर आएगी यहाँ पर 90 + 90, ठीक है, -2। यहां पर देखिएगा ये -2 क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हमने माइनस किया यहां पर, ठीक है। और उसके अलावा हम 0 डिग्री को भी यहां पर माइनस करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर होगा 178, ठीक है। तो 178 का रेंज हो गया। तो यहां पर याद रखिएगा ऐसे केस में 178 के केस में यहां पर ये जो 0 डिग्री को हमने लिया है उसको हमने प्लस किया हुआ है और तब यहां पर आंसर आ जाएगा 179 का, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम इस बात को समझें कि किस तरीके के क्वेश्चंस में कैसे आंसर को कवर किया जाता है यहां पर, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आपको थोड़ा क्वेश्चन देखना होगा, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन देखना होगा। तो उस स्तर पर आप यहां पर समझेंगे और यहां पर आपको काउंटिंग पता चल गया कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। और साथ ही साथ कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा कि ऑप्शन में आपको 181 मिलेगा, ठीक है, 181, जहां पर ये जो 0 डिग्री है ये भी जुड़कर मिल रहा है, तब के कंडीशंस में यहां पर आंसर 181 होता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहां पर आंसर करना होगा, याद रखिएगा। अब देखिए अक्षांश रेखाओं की बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर, लेकिन उससे पहले आप यहां पर थोड़े से इस मैटर को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हो गया अक्षांश रेखाओं के कॉन्सेप्ट में। यहां तक आपको इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है, इसको साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। इससे हमको जानकारी मिलती है क्लाइमेट या मौसम या जलवायु की जानकारी मिलती है और तापमान की जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो कि लगातार पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, ठीक है। अब उसी के रेंज पर हमें यहां पर यह पता चलता है कि सूर्य जो है हमारी पूर्व दिशा से निकलती है, ठीक है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, कुछ काल्पनिक रेखाओं में यहां पर बांटते हैं और काल्पनिक रेखाओं के अकॉर्डिंग जो है इसको समझते हैं कि किस तरीके से इस पे काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं और इससे हमें कौन कौन सी जानकारी मिल पाती है, ठीक है। तो देखिएगा ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, और इन काल्पनिक रेखाओं में आपको जो जानकारी मिल पाती है वो यही है ठीक है। देखिएगा ये हमारा पृथ्वी का मैप है, ठीक है। पृथ्वी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने विश्व का भूगोल का जो ये मैप देखा तो इसमें आपको दिख पा रहा है कि हमने वो काल्पनिक रेखाएं कैसे खींची हुई हैं। काल्पनिक रेखाएं आपको दिख रही हैं, ठीक है, यही आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं जिसमें आपका ये जो रेखा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो रेखा दिख रहा है ये है इक्वेटर आपका इस तरीके से, ठीक है। अब इक्वेटर के साथ आप इसको कह सकते हैं लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, ये लैटिट्यूड लाइन भी है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा ये रेखाएं अलग अलग तरीके से खींची जाती है, जैसे ये आपका लैटिट्यूड लाइन हो गया, ये रेखा आपका लॉन्गिट्यूड लाइन हो गया, ठीक है। और ये जब हम उसको आपस में दोनों को साथ में मिलाकर लिखते हैं तो ये आपका ग्रेटिकुल लाइन कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसके अलावा इक्वेटर में देखिएगा मैंने बताया था आपको कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ और 0 से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ जो है साउथ में 90 डिग्री का जो कवर होता है पॉइंट, ठीक है। तो इसमें आपको दिखेगा कि 180 का एक पूरा का पूरा सर्कल यहाँ पर जिसमें हम आधा कवर कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री और यहाँ से लेकर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का रेंज तैयार हो जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे टोटल अगर काउंटिंग करेंगे तो हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन में, ठीक है, अभी ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, इसको बाद में देखेंगे हम लोग। पहले देखिएगा कि इस रेंज पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रेंज पर अगर हम लोग देखें अक्षांश रेखाओं को, तो पहले मैं आपको अक्षांश रेखा ही केवल बताऊंगा और बाद में फिर हम लोग
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, हम यहां पर थोड़ा सा लैटिट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड की बात करने पर हम यहां पर देख पाते हैं, यहां पर समझिएगा थोड़ा सा कि देखिएगा, तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो पृथ्वी हमारी है, ठीक है, अर्थ है, इसको बीच में से बांटा गया और ये कहलाया आपका इक्वेटर। ठीक है, जो कि 0 डिग्री पर है। ठीक है, अब ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। ठीक है, अब इसी रेंज पर हम देखेंगे कि ये जो लैटिट्यूड लाइन है इसको कैसे खींचा गया, कुछ इस तरीके से, सेम इस तरीके से ये लैटिट्यूड लाइन खींचा गया। ठीक है, अब इन लैटिट्यूड लाइन के बीच में जो प्लेस हो रहा है, ये जो एरिया बन रहा है, इसको हम लोग जोन कहते हैं और ये है आपका ट्रॉपिकल जोन या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग ट्रॉपिकल जोन या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं हम लोग टेम्परेट जोन या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और ये जो क्षेत्र कहलाता है इसे कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र या फिर कोल्ड ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, कोल्ड ट्रॉपिकल जोन। अब देखिए, मैंने बताया आपको कि जो लैटिट्यूड लाइन है, जो लैटिट्यूड लाइन है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, क्लाइमेट और टेम्परेचर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि ये जो रेंज होगा, यहां पर इसको हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल जोन, तो यहां पर गर्मी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब उसी के अलावा अब हम इसके बारे में मैंने आपको अब बताया कि इसका जो डिफरेंस है, यानी 0 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, इसी प्रकार 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री में बना हुआ है। यानी टोटल आपका जो लैटिट्यूड लाइन है, जो टोटल आपका लैटिट्यूड लाइन है, जो लैटिट्यूड लाइन है आपका, ठीक है, वो होकर आता है आपका 90 + 90 - 1 लेकर चलेंगे और ये बनेगा आपका 179। पहला आंसर बनता है यहां पर आपका। ठीक है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर हम एक पॉइंट मान ले, ठीक है, लाइन ना मान करके एक पॉइंट मान ले, तो फिर इनकी संख्या में कमी आ जाएगी और आप बोलेंगे इसको 89 + 89 इक्वल आपका हो जाएगा 178। ठीक है, इस केस पर। और प्लस इसके अलावा एक क्वेश्चंस के आंसर में बनते हैं आपके यहाँ पर, याद रखिएगा, जिसमें यह कहा जाता है जो 0 डिग्री है ये भी एक लैटिट्यूड लाइन है, तो यहां पर आ जाता है 90 + 90 + 1 इक्वल 181। यहां पर 3 क्वेश्चंस के 3 आंसर यहां पर देखने को मिल सकते हैं, इस कुछ इस तरीके का। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको यहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा, इसके अलावा मैंने बताया आपको कि इसके कहते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, इसे कहते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इस रेंज को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके बाद हम इसके नंबर के थ्रू आउट ही क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के विस्तार को भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहां पर कुछ 4 नाम बताता हूं जिसमें अक्षांश रेखाओं को जानना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिएगा, जो सबसे पहला जो अक्षांश रेखा यहां पर आता है उसका नाम है 23.5 डिग्री। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और इसे कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसकी जो खास बात है वो तो बिल्कुल आपको यहां पर समझना होगा, क्योंकि ये भारत और छत्तीसगढ़ दोनों से होकर गुजरता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके पहले देखिएगा यहां पर भी एक लैटिट्यूड लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, वो है 66.5
डिग्री, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक या आर्कटिक रेखा। ठीक है, जैसे ये कर्क रेखा है वैसे वो आर्कटिक रेखा है। उसी प्रकार आपका नीचे की तरफ 23.5 वाला जो रेखा है, ठीक है, सॉरी 23.5 जो रेखा है, 23.5 का जो रेखा है, इसे कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और उसी तरीके से नीचे की जो 66.5 वाली रेखा है, 66.5 डिग्री, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका रेखा। तो इस तरीके से आपको कुछ 4 अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कर्क रेखा पढ़ाऊंगा यहाँ पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लस भारत और छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम अक्षांश रेखा में कर्क रेखा की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा कर्क रेखा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग भारत के मैप को उठाते हैं या भारत के मैप में देखते हैं इसको, तो भारत के मैप में आपको देखने को मिलेगा कि जो भारत का हमारा मैप है, ठीक है, तो इस भारत के मैप में ये जो कर्क रेखा है ये कुछ यहां से गुजरती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी चलिए देखते हैं। तो देखिएगा ये जो रेंज आपको दिख रहा है यहां से, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा। अब देखिए कर्क रेखा जो है भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रहा है आपको थोड़ा सा यहां पर पता चल जाएगा। ये वाला जो रीजन है इसे कहते हैं हम लोग गुजरात, ये है आपका राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। ठीक है, मेनली हम यहां पर देखने जा रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे यहां पर, तो छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग आपको ये जो रेंज दिख रहा है यहां से आपका कर्क रेखा गुजर रही है और हम लोग इसी को नेक्स्ट पॉइंट पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ का रेंज पर आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के रेंज पर आपका जो कर्क रेखा है आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो मैप है, मैप के नॉर्थ पॉइंट से कर्क रेखा गुजरती है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पर इनको कौन कौन से जिले होकर जा रहे हैं। अभी वर्तमान में एक बनने जा रहा है जिसका नाम है मनेंद्रगढ़। ठीक है, दूसरा जो जिला है इसे कहेंगे हम कोरिया, तीसरा जो जिला है इसे कहेंगे हम सूरजपुर, और ये जो जिला है आपका वो कहलाता है बलरामपुर। ठीक है, तो ये बलरामपुर जिला जो है इसे कहते हैं हम लोग बलरामपुर। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा कि 4 जिले से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, कौन कौन से? महेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, अब इनमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनकर आते हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी कि ऐसा कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ का
जिसके मुख्यालय के पास से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा किसके मुख्यालय से होकर गुजरती है? मुख्यालय के पास से होकर गुजरती है, हेडक्वार्टर के पास से होकर गुजरती है, वो है आपका कोरिया का बैकुंठपुर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रभावित तहसील, सर्वाधिक प्रभावित तहसील जो है, इसमें याद रखिएगा ये है आपका सोनहत क्षेत्र। ठीक है, सोनहत क्षेत्र जो कि कोरिया का क्षेत्र है, सोनहत क्षेत्र जो है ये सर्वाधिक प्रभावित तहसीलों के अंतर्गत आता है। और ऐसा कौन सा तहसील है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यहां पर याद रखिएगा कर्क रेखा के उत्तर या नॉर्थ में स्थित तहसील का नाम है रामानुजगंज, जो कि बलरामपुर का एक तहसील है। ठीक है, इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं या बनते हैं। याद रखिएगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा कर्क रेखा है हमारा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके लिए 2-3 पॉइंट यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वापस हम आते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन के लिए। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन की बात करें तो अब लॉन्गिट्यूड लाइन जो है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को हम लॉन्गिट्यूड लाइन या फिर देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इन देशांतर रेखाओं की संख्या के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं के बारे में एक बात पॉइंट याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं PML, प्राइम मेरिडियन लाइन। ये जो है प्राइम मेरिडियन लाइन या मध्याह्न रेखा भी कहलाती है, याम्योत्तर या मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा इस तरीके से पूरे के पूरे आपके देशांतर रेखाएं जो है खींची गई हैं। ठीक है, इन देशांतर रेखाओं से हमें क्या जानकारी मिलती है? देशांतर रेखाएं जो हैं हमें यहां पर देखिएगा, तो इससे हमें टाइम, डे और डेट की जानकारी मिलती है। ठीक है, और हमें इससे लोकेशन भी पता चल पाता है कि कौन सा लोकेशन पर लोकेट है पृथ्वी पर, अर्थ पर। ठीक है, तो जब ये कोऑर्डिनेशन बनता है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का, तो अब जाकर हमें कोऑर्डिनेशन पता चल पाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे हम कोऑर्डिनेट को पढ़ते हैं और कैसे पता चलता है इसके बारे में, लेकिन इससे पहले यह समझिएगा कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है और किस तरीके से इनको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या यहां पर 0 डिग्री होती है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड देन 180। यानी अक्षांश रेखाओं देशांतर रेखाओं में याद रख लीजिएगा कि देशांतर रेखाएं जो है ये 180 प्लस 180 टोटल 360 की रेखाएं होती हैं, लाइन होती है यहां पर। ठीक है, यानी कि 180 आपका, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यहां से यहां तक को हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, यानी पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अगर हम देशांतर रेखाओं के संदर्भ में देख रहे हैं तो हम यहां पर पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में देखेंगे, और अगर हम लोग अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में देख रहे हैं तो हम इसे नॉर्थ और साउथ में देखेंगे, दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे। ठीक है, तो वेस्टर्न के अंतर्गत आप 180 प्लस ईस्टर्न के अंतर्गत 180, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध में 180 और पूर्वी गोलार्ध में 180, यानी टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। लॉन्गिट्यूड लाइन 360 होती है। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि ये कंप्लीटली 360 होता है, जिसमें हम 0 डिग्री PML लाइन को भी काउंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक आपको याद होगा कि देशांतर रेखाओं की संख्या 360 हो गई है। अब देशांतर रेखाओं के संदर्भ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रेखा होती है, जिसे हम लोग टाइम लाइन कहते हैं या टाइम लाइन कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जो टाइम लाइन है, बीच का जो लाइन है, इसे हम कहते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसे हम लोग प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। और यहां पर देखिएगा एक देश है जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन, इंग्लैंड, इसकी एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच।
ठीक है, इसका नाम है ग्रीनविच। और ये जो ग्रीनविच है यहीं से इंटरनेशनल टाइम लाइन लिया गया है, यहीं से आपका इंटरनेशनल टाइम लाइन लिया गया है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड यहां से टाइम लाइन माना जाता है। ठीक है, अब उसी के संदर्भ पर इसे कहा जाता है GMT। ठीक है, GMT इसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, और यहीं से हमारा वर्ल्ड लेवल पर टाइमलाइन लिया गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से याद रखिएगा कि जब हम वर्ल्ड लेवल पर टाइमलाइन की बात करते हैं तो हम ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर की बात करते हैं, लेकिन प्रत्येक कंट्री या प्रत्येक देश अपना अपना टाइमलाइन रखता है। उसी प्रकार हम भी भारत में भी अपना टाइमलाइन है। ठीक है, जिसका नंबर है 82.5। ठीक है, अब देखिएगा जब हम बात करते हैं 82.5 रेखा की, तो 82.5 की जो रेखा है, ठीक है, हम 82.5 की रेखा जो कवर कर रहे हैं यहां पर, इसको समझते हैं थोड़ा सा। 82.5 की रेखा इसे कहा जाता है IST। और ये जो IST है इसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जो कि हमारे भारत से होकर गुजरती है और भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसके संदर्भ पर आपको यहां पर यह बात याद रखना है कि जो हम लोग IST हैं इसको डिटेल करेंगे अभी, जैसे हमने अक्षांश रेखा को किया था, 23.5 की रेखा को किया था, उसी प्रकार 82.5 को भी समझते हैं। ठीक है, देखिएगा अब यहां पर देखिएगा 82.5 को हम यहां पर समझते हैं थोड़ा सा। 82.5 जो है पहले इंडियन लेवल पर थोड़ा देखें। तो देखिएगा कि 82.5 जो रेखा है वो कुछ यहां से ऐसा गुजरती है। ठीक है, यहां से जब ऐसा गुजरती है कुछ इस तरीके से, तो आपको दिखेगा ये जो स्टेट है इसे कहते हैं हम लोग यूपी, यानी 82.5 जो है इसे कहते हैं IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये लिया गया है आपके यूपी के प्रयागराज के नैनी गांव से। जैसे हमने इंटरनेशनल जो टाइम जोन लिया था वो ग्रीनविच शहर से लिया था, उसी प्रकार यूपी के प्रयागराज के नैनी गांव से ये टाइम जोन लिया गया है 82.5 डिग्री में। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से स्टेट आते हैं यहाँ पर। तो स्टेट में देखिएगा यूपी के बाद MP का कुछ हिस्सा आता है। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा टच करके जाता है, और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा 5 स्टेट जो है वो 82.5 से होकर गुजरते हैं, यानी कि 5 स्टेट से आपका 82.5 गुजरता है। आपको याद रखना है थोड़ा सा ये, और हमारे छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हम लोग छत्तीसगढ़ के स्टैंडर्ड पर देख लें इसको। तो अब देखिएगा छत्तीसगढ़ के स्टैंडर्ड पर देखें हम लोग, तो इसी पे देखिएगा। ठीक है, यहां पर जाने से पहले आप 2 बातें याद रख लीजिए कि हमारे यहां इस स्टैंडर्ड टाइम को लेकर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डेटा स्ट्रक्चर पर। ठीक है, कैसे, तो एक डेटा स्ट्रक्चर जो संस्था है हमारा NIC सेंट्रल गवर्नमेंट का, और दूसरा है चिप्स, इन दोनों ने इस 82.5 की रेखा के लिए कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को प्रमाणित किया है। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को प्रमाणित किया है। तो पहले हम लोग देखेंगे NIC के अकॉर्डिंग। तो NIC के अकॉर्डिंग देखिएगा आप, तो यहां पर आपको दिखेगा। चलिए इसको थोड़ा सा मैप पे देखते हैं। देखिएगा मैप में इसको समझते हैं तो इससे थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए जो NIC के अकॉर्डिंग है, ठीक है, NIC के अकॉर्डिंग है, उस पर आप देखिएगा कि हमने ये जो लाइन देखा वो कैसे खींचा गया है। तो लाइन को देखिएगा, ये जो लाइन है आपका कोरिया, सूरजपुर, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और फिर गरियाबंद से होकर निकलती है। इसे कहते हैं हम लोग 82.5 IST लाइन। ठीक है, तो आपको यहां पर याद रखना है कि NIC के अकॉर्डिंग ये कोरिया,
सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा, बाजार, महासमुंद और गरियाबंद से होकर गुजरती है। यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है आपके 82। ठीक है, ये था आपका एनआईसी के अकॉर्डिंग। देन अब देखिएगा हम बात करते हैं चिप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा चिप्स के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग। अब देखिएगा चिप्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमें दिखता है चिप्स के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके का, ये है 82.5 अकॉर्डिंग टू चिप्स। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पर पहले नंबर पे ये है आपका चिप्स के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा सबसे पहले आता है इसमें सूरजपुर, दूसरे नंबर पे आता है आपका कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा और उसके बाद बलौदा बाजार और इसके बाद महासमुंद। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि 1 2 3 4 5 और 6 यानी चिप्स के अकॉर्डिंग केवल 6 जिलों से होकर गुजरता है, गरियाबंद को टच नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके से 82.5 के लिए याद रखिएगा 82.5 से हमारा टाइम जोन चलता है। पूरे भारतवर्ष का टाइम जोन 82.5 से चलता है, जहां पर आपको दिखेगा कि जब हम लोग टाइम जोन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग दोनों में डिफरेंस करें कि हमारा जो आईएसटी है वो जीएमटी के अकॉर्डिंग कहां पर है या जीएमटी के लेवल पर कहां पर है, तो हमेशा आपको दिखेगा कि अगर जीएमटी में 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, यहां पर ये एएम का टाइम हो चुका है, तो हमारे यहां 5:30 एएम होगा। ठीक है, यानी 5.5 घंटे हम लोग आगे चलते हैं किससे, जीएमटी से। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर थोड़ा सा देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में जाने। आज हम देखेंगे, फिर इसके बाद लोकेशन की बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा वापस मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर। अब देखिएगा जब हम बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे हमने इस पे काल्पनिक रेखा जो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं खींची गई हैं वो देखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आपको यह बात जाननी होगी कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है या पूर्व का जिला कौन सा है, फिर वैसे ही आपका सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो आपको दिखेगा इस लकीर से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सबसे ज्यादा पूर्व का जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा दक्षिण का जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा पश्चिम का जिला कौन सा है और सबसे ज्यादा उत्तर का जिला कौन सा है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जसपुर जो है ये सबसे ज्यादा पूर्वी जिला है। ठीक है, उसी प्रकार दक्षिणी जिला की बात करेंगे तो सुकमा आपका सबसे दक्षिणी जिला है। उसी प्रकार पश्चिम की बात करेंगे तो बीजापुर पश्चिम जिला है और उसी प्रकार बलरामपुर की बात करेंगे तो बलरामपुर जो है ये सबसे ज्यादा उत्तरी जिला है। ठीक है, तो अब इस स्तर पर देखिएगा कि जब हम बोलते हैं तो इसी तरीके से आपका देखिए एक एग्जांपल में आप ये भी समझ पा रहे हैं कि ये जो है अक्षांश रेखा है और ये आपका एक देशांतर रेखा है। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य हम जब